Hello everyone. Hello students. This is me Shankar Jackison. One time more again present here to provide you next class today. Actually, this class will be beneficial for the students who are studying in class 12th. Okay, and in this class I am going to explain the poetry section and fifth poem of your poetry section, and that is एन एपिटैफ। ओके, तो मैं इस क्लास में आज एन एपिटैफ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको ये चैप्टर इन डिटेल्स हिंदी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और इसके मैंने सारे जितने भी हार्ड वर्ड थे वो मैंने एक जगह कलेक्ट करके आपके लिए मैंने पेज बना दिया है, तो आप उस पर देख सकते हैं। ओके, बट बिफोर एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर आपको इस पोएट के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। आपकी जो ये पोएम है एन एपिटैफ, एन एपिटैफ का मतलब होता है वो समाधि लेख। समाधि लेख किसे कहते हैं? सपोज कीजिए जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसे जब ग्रेव में डाल दिया जाता है, आई मीन कब्र में, तो उसके ऊपर एक शिला लगा दिया जाता है यानी पत्थर का, और उस पर उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है, उसका जो है डेट ऑफ बर्थ लिख दिया जाता है, कब उसकी डेथ हुई वो भी लिख दिया जाता है, वो क्या थे, यानी कुछ ऐसी बातें लिख दी जाती है ताकि दुनिया वाले उस पर पढ़ करके याद रख सके कि इस कब्र में एक्चुअली है कौन। ठीक है, तो ये एन एपिटैफ जो है आपकी ये कविता, इस पोएम में क्या चीज का जिक्र किया गया है इसको जरा समझिए। एन एपिटैफ आपके पोएट हैं वाल्टर डेलामेयर, यानी इस पोएम को कंपोज किए हैं वाल्टर डेलामेयर साहब। अब इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा समझिए, मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूं इनसे। ठीक है, तो वाल्टर डेलामेयर साहब का जन्म हुआ था 1873 में, करेक्ट, और इसकी डेथ जो है ना वो 1956 में हो गई थी। वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ चार्टन, यानी इसका जो जन्म हुआ था एक गांव में हुआ था, केंट नामक जगह पर एक गांव है चार्टन, वहां पर इसका जन्म हुआ था, जो कि लंदन में है। और लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में है, करेक्ट। तो नेक्स्ट ये है कि ही लॉस्ट हिज फादर, यानी इसने अपने पिता को, इसने अपने डैड को खो दिया था, यानी इसके पिता की डेथ हो गई थी तब जब एट द एज ऑफ 4, ये 4 साल के थे, करेक्ट। एंड हैड टू मूव विद हिज फैमिली, और बाद में क्या हुआ था कि पूरे परिवार के साथ इसे जाना पड़ा था, ये चार्टन छोड़ करके कहाँ जाना पड़ा था? तो लंदन चले गए थे वो, जो कि इंग्लैंड की राजधानी है, करेक्ट। तो वहां चले गए और फॉर एवर वहां पर ये लोग शिफ्ट हो गए। ही इज नोन फॉर हिज ए सेंसिटिव कंसर्न। अब ये जो आपके पोएट है ना वाल्टर डेलामेयर, ये जाने किस चीज के लिए जाते हैं, थोड़ा इस चीज को जानिए कि ये दिल को छू जाने वाली बातें ये करते हैं अपनी वर्स के जरिए, यानी काव्य के जरिए। विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, यानी ये बच्चों की दुनिया पर इसका ध्यान, ये कंसर्न बहुत ज्यादा करते हैं, यानी ये बच्चों की दुनिया जो है वो कैसी है उस पर ये पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करते हैं कि ये दुनिया एक्चुअली बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन है। एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल, और ये अलौकिक सौंदर्य जो है हमारे प्रकृति का, यानी सुपर नेचुरल, अलौकिक यानी प्रकृति के सौंदर्य की ये दुनिया बहुत ही हसीन दुनिया है, ये जिक्र इसमें वो अपनी पोएट्री में किया करते हैं। तो नेक्स्ट है, इसकी 2 बड़ी फेमस बुक है, वो बुक क्या है? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इसको, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, ये वाल्टर डेलामेयर साहब की बहुत ही टॉप मोस्ट फेमस बुक है। एंड पीकॉक पाई, और ये पीकॉक पाई डिपिक्ट्स, ये जो पीकॉक पाई है ये इशारा करती है कौन चीज के तरफ?
वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, ख्वाबों की दुनिया की तरफ। यानी वाल्टर डेलामेयर जो थे ना, ये मैक्सिमम टाइम ये ख्वाबों में खोए रहते थे, यानी कल्पना करने में बहुत बड़े माहिर थे। ठीक है। और एक बात और कि ये जो थे एक रोमांटिक पोएट के नाम से भी जाने जाते थे। यानी ये कई तरह के कवि अकेले थे, एक रोमांटिक पोएट थे। ये जो है चिल्ड्रेन्स पोएट के नाम से फेमस थे। ठीक है। और तो और इमोशनल पोएट के नाम से फेमस थे। यानी जब ये रचना करते थे ना, तो दूसरे के आंख से अगर वो आंसू न छलक जाए तो फिर इसकी रचना वो किसी काम की नहीं। मतलब ये ऐसे लिखते थे कि आंख से आंसू टपक ही जाते थे जब ये इमोशनली तरीके से इमोशनल पोएम को कंपोज करते थे। तो बट इवन इन दिस सॉन्ग्स देयर इज अ नॉट ऑफ मेलैंकोली। लेकिन क्या होता है ना कि इन गीतों में, इन सॉन्ग्स में ये कभी कभी मेलैंकोली यानी कि दर्द इसके छिपे होते थे। दर्द भरे पोएम भी कंपोज करते थे, यानी दर्दनाक, मेलैंकोली। द पोएट मैक्स अस अवेयर ऑफ इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न मैन। द पोएट मैक्स अस अवेयर, कवि हम लोगों को अपरिचित करवाते हैं, चेतना हमारे अंदर में जगाते हैं, ऑफ द इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन के जो अमानवीय दशा है, अमानवीय व्यवहार है, आज लोगों के अंदर में वो मानवता खत्म हो गई है। बच्चों से लोग आज किस तरह से उतने स्नेह नहीं करते जितने की करना चाहिए था, ये सारी बातें ये बताते हैं। He shows his genius by evincing। अब ये जो है ना आपके पोएट वाल्टर डेलामेयर ये इशारा करते हुए ये बताते हैं, ही shows his genius, वो अपने चतुराई को, अपने बौद्धिकता को बताते हैं, by evincing, इशारा करते हुए, फ्रेश इंटरेस्ट, वो भी वही ताजगी वाली सोच के साथ, रुचि के साथ, इन ओल्ड थीम्स, पुराने दौर में जो रुचि थी, पुराने दौर कितने अच्छे थे, उनको ये इशारा करते हुए आज भी उसी ताजगी से बताते हैं। तो ऑल टुगेदर कि ये पुराने ख्यालात में जीने वाले पोएट थे। इसे मॉडर्न लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं थी। करेक्ट। तो क्वीन एलिजाबेथ टू, अब क्या है ना कि वो ब्रिटेन की महारानी जो थी क्वीन एलिजाबेथ टू, वो ऑनर्ड हिम, इसे उसने सम्मानित किया था विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये ऑर्डर ऑफ मेरिट क्या होता है कि इंग्लैंड में जो है एक बहुत बड़े प्राइज का नाम है, और ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक प्राइज से क्वीन एलिजाबेथ टू ने इन 1953 ईस्वी में इसे वो पुरस्कार से नवाजी थी। ठीक है। तो चलिए अब मैंने आपको इस पोएट के बारे में जो भी शॉर्ट में बातें थी वो मैंने आपको बता दी। तो आगे मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके जो ये पोएट हैं वाल्टर डेलामेयर साहब, ये यहां पर आप समझिए, देखिए यहां पर इन शॉर्ट इसके बारे में मैंने यहां बताने का प्रयास किया है कि एन एपिटैफ जो पोएम है, इसके कंपोजर कौन है, इसके राइटर कौन है, पोएट हैं इसके वाल्टर डेलामेयर, और इसका जन्म कहां हुआ था, चार्ल्टन कैंट इन इंग्लैंड। ठीक है। ये किस तरह की कविता है, टाइप ऑफ पोएम की बात करें तो ये एक मेमोरेबल पोएम है, यानी यादों की कविता है, यानी इसमें याद है, स्मृति काव्य रचना है। ये इसमें यादों की चर्चा की गई है। एक्चुअली ये पोएम जो कंपोज की गई है वाल्टर डेलामेयर साहब के द्वारा, ये इसकी जो फैंस थी, यानी मंगेतर, यानी एस्पॉस भी बोल सकते हैं, इसकी जीवन संगनी, ठीक है, उसके लिए ये पोएम कंपोज की गई है। करेक्ट। तो इसकी अगर टाइप ऑफ पोएट की बात करें तो ये इमोशनल पोएट हैं, चिल्ड्रंस पोएट हैं, साथ ही साथ ये जो है
एक रोमांटिक पोइट भी है, रोमांटिक पोइट भी है, करेक्ट। और इसकी फेमस रचना की बात करें तो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, अ पीकॉक पाई, ओके, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। ऑर्डर ऑफ मेरिट से इसे सम्मानित किया गया था। ऑर्डर ऑफ मेरिट इसे कब मिला था? तो 1953 में, किसके द्वारा? बाय क्वीन एलिजाबेथ II, ठीक है। तो चलिए आगे, अब इस पोएम को मैं लाइन बाय लाइन आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। और बिफोर एक्सप्लेनेशन आप इसके बारे में आई थिंक जान गए होंगे, तो मैं आपके सामने अब इस चैप्टर के जितने भी वो हार्ड वर्ड थे, मैंने सारे वर्ड को आपके सामने यहाँ रख दिया है। आप इन वर्ड्स को ध्यान से देख लीजिए और एक एक वर्ड को आप लोग लिख लेने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो यहां पर एक बात और है कि ये जो आपके पोएट हैं, अब सवाल ये आता है कि ये जो पोएम कंपोज की गई है एन एपिटैफ, ये किसके लिए कंपोज की गई है? तो इसकी जो वो स्पाउस थी, यानी जीवन संगनी, तो वो थी एल्फ्रीडा, यहां मैं लिख देता हूं, एल्फ्रीडा एंगपेन। एल्फ्रीडा एंगपेन के लिए ये पोएम कंपोज की गई है, ठीक है। और इसका जो जन्म है ना, ये एल्फ्रीडा एंगपेन का, इसका जन्म आप ऐसे समझिए 1899 में इसका जन्म हुआ था, ये लेडी का। और इसकी डेथ जो है 1943 में हो गई थी, ठीक है। 1943 में इसकी डेथ हो गई थी। और वाल्टर डेलामेयर की डेथ कब हुई थी? तो वाल्टर डेलामेयर साहब की डेथ हुई थी 1956 में, ठीक है। यानी कि पहले ये एल्फ्रीडा एंगपेन डेथ कर गई थी, और जब डेथ कर गई थी तो उसे एक ग्रेव में रख दिया गया था। यानी ऑटोमेटिक सी बात है कि वो जो है जब डेथ कर गई तो उसे एक कब्र में डाल दिया गया, और कब्र के उसके कब्र पर एक शिला लगाई गई, और उस शिला पर जो है एक लेख लिखा गया, और वो लेख लिखने वाले कोई और नहीं थे, ये वाल्टर डेलामेयर खुद उस पर जाकर के लिखे थे। और क्या लिखे थे? उसके वो शिला के पास जाकर के, यानी उसके टॉम पर, उसके कब्र पर, उसके ग्रैब पर जाकर के ये इस पोएम को कंपोज किए हैं। तो वाल्टर डेलामेयर साहब की जो फैंस थी, यानी अगर वैसे हम बात करें तो इसकी शादी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, आज तक डिवल्गेशन इसका नहीं हो पाया है। तो जीवन संगनी थी वो इसकी स्पाउस थी, ठीक है, एल्फ्रीडा एंगपेन। उसका जन्म 1899 में, इसकी डेथ 1943 में। और अगर इसकी ये जो 1899 में इसका जन्म हुआ और 1943 में मर गई, 1956 में वाल्टर डेलामेयर साहब डेथ कर गए। तो इसके मौत का दुख वाल्टर डेलामेयर साहब से रहा नहीं गया, और उसके कब्र पर जाकर एक दिन उसकी याद में ये दोनों ही आंखों से आंसू इसके टपक रहे होते हैं, आंसू की धारा टपक रही होती है, और वहां पर ये इस पोएम को कंपोज करते हैं। क्या कंपोज करते हैं? जरा ध्यान से समझिएगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझिए। ये आपके सारे मीनिंग्स हो गए। एन एपिटैफ, जिसे हम शिलालेख कहते हैं। सेंसिटिव, दिल को छू जाने वाले। कंसर्न, मंथन करना या चिंतन करना। सुपर नेचुरल, अलौकिक। डिपिक्ट, चित्रण करते हैं या दर्शाते हैं। वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, ख्वाबों की दुनिया। मेलैंकोली, दर्द भरा, वो दर्दनाक, वो मेलैंकोली भी लिखते थे ये ना। इन ह्यूमन कंडीशन, अमानवीय दशा, अमानवीय दशा। इवेंसिंग, इवेंसिंग का मतलब होता है इशारा करते हुए। फ्रेश इंटरेस्ट, वही ताजगी वाली रुचि, पुराने ख्यालात के, इसे पुराने जमाने बहुत पसंद थे। रहते तो नए जमाने में थे पर पुराने ख्यालात के व्यक्ति थे ये। ऑनर्ड, सम्मानित किया गया।
और सम्मानित किस चीज से? ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये प्राइज का नाम है 1953 में। मेमोरियल्स का मतलब हुआ स्मारक, वो कोई डेथ कर गए, उसके जहां पर उसे दफनाया गया या फिर उसका अंतिम संस्कार जला दिया गया, वहां पर एक समाधि बनाई जाती है, और समाधि जो बनाई जाती है तो वही स्मारक हुआ, ताकि लोग याद रखें कि यहाँ वो एक स्पेशल पर्सन है, यहां पर उसके डेड बॉडी दबे हैं या जले हैं। नियर एंड डियर का मतलब होता है अपने दिल के करीबी, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, आपके खासम खास व्यक्ति जो होते हैं। ग्रेव का मतलब वही कब्र हुआ। हेयर लाइज, अब यहां से क्या है कि यहां ये राइट पार्ट में ये जितने वर्ड है मैंने आपके पोएम से कलेक्ट कर दिया है, और आई एम श्योर कि ये सारे वर्ड को अगर आप अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपको ये पोएम समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे है हेयर लाइज, हेयर लाइज का मतलब होता है यहां दबी है, यहां पड़ी है। अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी का मतलब हुआ अति खूबसूरत सुंदर सी नारी। ओके, अति खूबसूरत सुंदर सी नारी। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ स्टेप। लाइफ ऑफ स्टेप एंड हर्ट, ये एक कंबाइंड ग्रुपिंग ऑफ वर्ड है। इसका मतलब होता है एक जिद्दी। आप देखे होंगे कि अगर जिद की बात की जाए तो लेडी से ज्यादा जिद्दी कभी कोई पुरुष नहीं होता। तो एक जिद्दी, और जिद्दी जानते हैं कौन होती है? जो दिल से बहुत अच्छी होती है वो जिद्दी भी उतनी ही होती है। तो ये जो थी मतलब एल्फ्रिडा एंगपेन, इसकी जो एल्फ्रिडा एंगपेन, इसकी स्पॉस, वो जीवन संगनी, इसको वाइफ समझिए आप। तो वो एक जिद्दी पर खुले दिल वाली थी, दिल में कोई छल प्रपंच नहीं था। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, एक जिद्दी पर खुले दिल वाली, विचरण करने वाली, यानी इसे घूमने फिरने का बहुत शौक था, ठीक है ना। एंड दैट एवर वाज, जो कभी थी वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश, वेस्टर्न कल्चर की बात हो रही है इसमें। ब्यूटी वैनिसेस, सुंदरता खत्म हो जाती है। ब्यूटी पासेस, सुंदरता चली जाती है, चली जाती है, सुंदरता चली जाती है। ब्यूटी पासेस। हाउएवर, जैसे भी हो, जैसे तैसे, चाहे जैसे हो, रेयर रेयर इट बी, मुश्किल है इसका रह पाना। आई क्रम्बल, आई क्रम्बल का मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू पोएट, ये यहां पर कहना चाहते हैं कि पोएम के लाइन को आप देखेंगे तो ये लाइन आपको प्रेजेंट एंड डेफिनिट में नजर आ रहा होगा, पर ये फ्यूचर का है। मैं मर जाऊंगा, आई क्रम्बल का मतलब मैं मर जाऊंगा। हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, दिस लेडी ऑफ, इस नारी को। ओके, तो आई एम श्योर कि यहां तक आपके सारे वर्ड आपके दिमाग में याद हो गए होंगे। ओके, तो चलिए अब मैं आपके पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं। जरा ध्यान से एक एक लाइन को समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैंने पिक्टोरियल पार्ट से इस पोएम को मैंने एक्सप्लेन करने का थोड़ा प्रयास किया है, आपको समझा पाऊं बेटर, इसके लिए मैंने पिक कलेक्ट किया है। तो चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर पोएम लाइन बाय लाइन। जरा ध्यान से समझिए। Here in the first line the poet Walter Delamere says, यहां तो एक बात यहां पर जरा याद ये रखिए, ये कविता कंपोज कहां पर की गई है, आप ये जानिए। कविता कंपोज की गई है यहां, ये जो आप देख रहे हैं, ये यहां राइट पार्ट में आपको दिख रहा होगा, ये राइट पार्ट में जो आप देख रहे हैं, इसी में एल्फ्रेडा एंगपेन का वो डेड बॉडी है, यानी ये यही है एल्फ्रेडा एंगपेन, ठीक है। एल्फ्रेडा एंगपेन यही है,
यही है वो लेडी जिसके लिए ये पोएम कंपोज वाल्टर डेलामेयर साहब ने करी है। और वाल्टर डेलामेयर साहब की ये जीवन साथी है, जो सारी जिंदगी उसके साथ रही। और अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि इसकी डेड हो गई। डेड जब हो गई तो उसे वो ग्रेव में यानी कि कब्र में इसे दफना दिया गया और उस पर एक ये एपिटैफ बना दिया गया। एपिटैफ इसका नाम है, ये वाला जो खड़ा आप देख रहे हैं ये पत्थर। और इस पर जो ये लिखा हुआ है, आप यहां इस पर लिखे हुए देखिए, ये आपके पूरे पोएम है, ठीक है ना। तो ये एल्फ्रिडा इंगपेन है और इसी के लिए ये पोएट वाल्टर डेलामेयर साहब यहां इस कब्र पर जाकर के यहां बैठ जाते हैं और बैठने के बाद उस लेडी को याद करते हैं और उसकी याद में ये दुनिया वालों को एक गम के तराने गाकर सुनाते हैं। दुनिया को अपनी आवाज में बताते हैं कि देखो भाई, यहां कौन गड़ी है, कौन दबी है, मैं जरा आपको इस लेडी के बारे में बता दूं। तो इस चीज को उन्होंने एक गीत गा करके, यानी कि जो भी पोएम होती है ना वो एक गीत ही होती है, ठीक है। किताब में अगर वो लिखी चली गई तो पोएम है, और उस पर अगर किसी की आवाज चढ़ गई तो वो गीत बन जाती है। तो यहां पर इन द फर्स्ट लाइन द पोएट सेज, पहले लाइन में कवि कहते हैं हेयर लाइज। मैंने आपको वर्ड में बताया था, जहां पर वर्ड मीनिंग मैंने सारे क्रिएट किए थे, वहां पर मैंने बता दिया हेयर लाइज। लाइज का मतलब होता है यहां दबी है, पड़ी है, मतलब उस कब्र के नीचे, ये वाला कब्र जो है इसके नीचे। और इसके नीचे कौन है? ये एल्फ्रिडा इंगपेन इस कब्र के नीचे है। और ये यहां पर आपके पोएट बैठे हुए हैं वाल्टर डेलामेयर, और बता रहे हैं, उसके आंख से आंसू टपक रहे हैं। एक्चुअली होता ये है ना कि मैं इस एल्फ्रिडा इंगपेन के बारे में भी बता दूं, ये बहुत ही खूबसूरत थी। इसके जैसी सुंदर तो वो पूरे वेस्टर्न कंट्रीज यानी सारे कंट्रीज को अगर मिला दिया जाता तो इसके जैसी खूबसूरत कोई थी ही नहीं। और इसे अपनी सुंदरता पे बहुत ही घमंड था ये एल्फ्रिडा इंगपेन को। और इससे इसकी मुलाकात वाल्टर डेलामेयर की इससे मुलाकात हुई, और मुलाकात होने के बाद लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। यानी की पहली नज़र में इन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया था और दोनों एक दूसरे के साथ रहने भी लगे थे। और ये इन द बिगनिंग, शुरू में ये बहुत ही इतराती थी, और वाल्टर डेलामेयर साहब एक्चुअली देखने में इससे कम खूबसूरत थे। वो थोड़े कुरूप से थे, इसके जैसे खूबसूरत नहीं थे। अपने आप में हैंडसम तो थे ही, बट इसके जैसे नहीं थे। तो ये शुरू में उसे निगलेक्ट भी करती गई, बट बाद में होता यह है कि दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो चलिए, ये तो बाद की बात रही, मैं पोएम को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पर पोएट बोलते हैं हेयर लाइज, यहां गड़ी है, यहां पड़ी है, यानी वो कब्र के तरफ इशारा करते हुए कहते हैं यहां इसमें गड़ी है। ये जो है, ये कब्र जो आप देख रहे हैं, इसी कब्र के तरफ इशारा करते हुए पोएट कहते हैं एल्फ्रिडा इंगपेन, यही है। इसी कब्र के तरफ इशारा करते हुए पोएट कहते हैं हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहां गड़ी है, यहां दबी है, अति खूबसूरत सुंदर सी नारी। यहां इस कब्र में दबी है, यहां इस कब्र में पड़ी है एक अति खूबसूरत सुंदर सी नारी। नेक्स्ट बताते हैं लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। मैंने आपको बताया था लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, इसका मतलब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि क्या होता है लाइट ऑफ स्टेप, यानी एक जिद्दी पर खुले दिल वाली, विचरण करने वाली। तो यहां जो गड़ी है ना, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहां गड़ी है, यहां दबी है अति खूबसूरत सुंदर सी नारी। यानी ये एल्फ्रिडा इंगपेन के बारे में कह रहे हैं वाल्टर डेलामेयर साहब कि यहां वो दबी है, वो मेरी जीवन साथी थी,
इसमें वो दबी है, मुझे छोड़कर चली गई, वो इस कब्र में दबी है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, बड़ी जिद्दी, दिल की अच्छी, बड़ी खूबसूरत सुंदर सी नारी थी वह। यानी अ पोएट मीन्स टू से, वो कहना चाहते हैं, अब यहां दो लाइन को थोड़ा अच्छे से समझिए कि पोएट कहते क्या है। हेयर लाइज, यहां गड़ी है, यहां दबी है, अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक अच्छी सी खूबसूरत सी लेडी, यानी अति खूबसूरत सुंदर सी नारी, यहां गड़ी है, यहां दबी है, अति खूबसूरत सुंदर सी नारी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, यानी खुले दिल वाली, जिद्दी सी, विचरण करने वाली थी नारी यह। यानी ये जो वह थी ना एल्फ्रेडा एंगपेन, वो खुले दिल वाली थी, जिद्दी थी थोड़ी सी, बट वो उसे घूमने फिरने का बड़ा शौक था, वो घुमक्कड़ थी, तो वो ऐसी थी। और आज देखिए, वो एक पल भी एक जगह नहीं रहती, उसे घूमने फिरने का बड़ा शौक था, और आज सदा सदा के लिए वो इस कब्र में चली गई मुझे छोड़कर। मैं यहां आज उसे याद करने आया हूं, दुनिया वाले जान सके कि यहां कौन दबी है। ये कोई साधारण कब्र नहीं है, ये पूरे यूरोप में, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में, इवन इंग्लैंड की भी बात करूं तो पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में इससे खूबसूरत कोई नहीं थी। ये साधारण कब्र नहीं है, यहां गड़ी है, यहां दबी है एक अति खूबसूरत सुंदर सी नारी, बड़ी जिद्दी सी, विचरण करने वाली, खुली दिल वाली थी वह। नेक्स्ट, आई एम श्योर कि आप यहां इन दो लाइन को इन डिटेल्स आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये एल्फ्रेडा एंगपेन है और ये उसका कब्र है। नेक्स्ट क्या कहते हैं पोएट, ये समझिए, पोएट की आंख में आंसू है यहां। अब देखिए, पोएट ये कहते हैं, ये मैंने आपको पिक्चर, ये इंग्लैंड का है, ये वेस्टर्न कंट्रीज के मैंने कुछ बड़े स्काई स्क्रैपर्स को यहां पर दिखाने का प्रयास किया है, चूंकि डेवलप्ड नेशन है वो। तो वहां पर क्या है, पोएट कहते हैं आई थिंक का मतलब होता है मेरे ख्याल से। पोएट मीन्स टू से हियर, मेरे ख्याल से सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, अरे वो तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत, अति खूबसूरत सुंदर सी नारी थी। पोएट कहते हैं आई थिंक, मेरे ख्याल से सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो सबसे खूबसूरत लेडी थी इस दुनिया की, सबसे खूबसूरत नारी थी, इसकी जैसी खूबसूरत तो कोई थी ही नहीं। लेकिन आज क्या है, आज उसकी दशा ऐसी है कि वो इस कब्र में आकर के गड़ी है, आज वो दिखाई नहीं देती। तो वो थी कभी पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत, लेकिन आज वो नहीं है इस दुनिया में, छोड़कर चली गई मुझे। और एल्फ्रेडा एंगपेन को अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था, तो उसे लगता था कि वो सब दिन ऐसे ही खूबसूरत रहेगी, और पोएट को चिढ़ा भी देते थे। और पोएट अब यहां नेक्स्ट वो बताएंगे कि वो जो उसे चिढ़ा देती थी कि आप मेरे जैसे नहीं हैं, मैं देख कितनी खूबसूरत हूं, तो पोएट उसके डेथ होने के बाद उसे याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? पोएट कोई निगेटिव वे में याद नहीं दिलाते। चलिए यहां पर समझिए, आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मेरे ख्याल से वो सबसे खूबसूरत नारी थी। आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो सबसे खूबसूरत नारी थी। कौन? एल्फ्रेडा एंगपेन। ठीक है, एल्फ्रेडा एंगपेन सबसे खूबसूरत नारी थी। ये मैं नहीं, ये वाल्टर डेलावेयर साहब की जुबानी है, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं। दैट एवर वाज, जो थी कभी, दैट एवर वाज, जो थी कभी। अब जो ये सबसे खूबसूरत नारी थी ना पूरी वर्ल्ड की, मेरे ख्याल से, पोएट कहते हैं मेरे ख्याल से वो तो सबसे खूबसूरत नारी थी पूरे वर्ल्ड की, इसकी जैसी खूबसूरत तो कोई थी ही नहीं। दैट एवर वाज, जो थी कभी, अब तो वो है नहीं, ये थी कभी इन द वेस्ट कंट्री, ये पश्चिमी देश में, ये पश्चिमी देश में सबसे खूबसूरत नारी थी जो कभी रहती थी इन पश्चिमी देश में, मेरे ही संग रहा करती थी,
आज दबी है, यहां गड़ी है, यहां पड़ी है, अति खूबसूरत सुंदर सी नारी। पोएट उसको याद करके अपने आंख से आंसू की धारा ऐसे टपका रहे हैं जैसे मानो कोई बच्चा अपनी मां से दूर हो जाने के बाद रोता है। ओके, तो आई एम श्योर कि आप यहां तक समझ गए होंगे। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मेरे ख्याल से वो सबसे खूबसूरत नारी थी दैट एवर वाज, जो थी कभी इन द वेस्ट कंट्री, इन पश्चिमी देशों में वो रहती थी, मेरे ही संग रहती थी, अरे मेरी हम सफर थी, वो मेरे ही साथ रहती थी, आज छोड़कर चली गई और यहां दब गई, यहां दबी है, यहां गड़ी है, अति खूबसूरत सुंदर सी नारी। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं वो देखिए। वो एल्फ्रेडा एंगपेन जो थी वो शुरू में, मैंने यहां इस पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है कि एक्चुअली होता यह है ना कि वो यंग पोजीशन में जब कोई लेडी होती है तो एक्चुअली उसमें निखार अधिक होती है, वो अधिक सुंदर दिखती है, और ये सुंदरता वो चीज़ है जो एक ना एक दिन तो ख़त्म हो ही जाती है। बट एल्फ्रेडा एंगपेन को ऐसा लगता था कि वो कभी उसकी सुंदरता ख़त्म ही नहीं होगी, वो इस व्यू से सोचती थी। तो कभी कभी पोएट से नोक झोंक भी हो जाती थी इस बात के लिए, बट आज वही नोक झोंक पोएट को बहुत याद आ रही है और उसकी यादों में आज रो रहे हैं। वो कहते हैं कि आज वो है ही नहीं तो मैं लड़ूं किससे। नेक्स्ट बताते हैं कि अति खूबसूरत सुंदर सी वो नारी तो थी, बट ऐसा है ना कि दुनिया में कोई अगर अपनी सुंदरता पर नाज करे तो वो सकल सूरत की सुंदरता कोई सुंदरता नहीं होती। एक्चुअली सुंदर तो दिल से होना चाहिए, सुंदर हार्ट से होता है, कोई सकल सूरत से सुंदर नहीं होता। ये तो क्षणभंगुर है, ये सकल की सुंदरता, लोगों को दिल से सुंदर होने चाहिए। बट एल्फ्रेडा एंगपेन दिल से भी सुंदर थी और शकल से तो शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो तो सबसे खूबसूरत स्त्री थी ही, ठीक है, बट थोड़ी सी जिद्दी थी। तो वही पोएट नेक्स्ट बताते हैं, बट ब्यूटी वैनिसेस, लेकिन ऐसा है ना कि ये जो सुंदरता है, ये जो सुंदरता आपको दिख रही होगी, बट ब्यूटी वैनिसेस, वैनिसेस का मतलब होता है खत्म हो जाना, लेकिन ये सुंदरता जो है ना हर दिन नहीं रहती। अपनी सुंदरता पर, अपने शकल पर हर किसी को नाज नहीं करना चाहिए, ये सुंदरता हर रोज नहीं रहती। ब्यूटी वैनिसेस, ये सुंदरता खत्म हो जाती है। ब्यूटी पासेस, अरे ये सुंदरता तो एक ना एक दिन चली जाती है, रहती कहाँ है, और ऐसी खूबसूरत एक दिन ऐसे हो जाती है और इससे भी बहुत बूढ़ी टाइप की हो जाती है तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। ये सुंदरता कुछ ही दिनों का मेहमान है जो हर किसी के साथ आकर के उसे कुछ दिनों तक ख्वाबों की नगरी में पहुंचा देते हैं, बट ये सुंदरता उसका साथ छोड़ करके कुछ ऐसे पोजीशन में चली आती है, इसके पोजीशन को भी छोड़ करके कुछ ऐसे पोजीशन में चली जाती है जो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती, बूढ़ी हो जाती है। तो वही पोइट यहां इसको समझा रहे हैं, तू जब जिंदा थी तो तुम्हें अपनी सुंदरता पर कितने नाज थे, बट आज देखो तू मेरे सामने भी नहीं हो, क्यों तू मर गई, क्यों तू यहां दबी हो, मैं तेरे बगैर अकेला महसूस करता हूं। उसकी याद में रो रो करके पोएट यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कहते हैं देखो ब्यूटी वैनिसेस, ये सुंदरता तो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाती है। ब्यूटी पासेस, ये सुंदरता चली ही जाती है, ये किसी के पास नहीं रहती। हाउएवर, चाहे जैसे भी हो, रेयर रेयर इट बी, रेयर रेयर इट बी, असंभव सा है, दुर्लभ सा है ऐसा रह पाना। मतलब हर दिन ऐसा रह पाना असंभव सा है, दुर्लभ सा है, इस सुंदरता को हर दिन बचा कर रखना बिल्कुल ही असंभव सा है ये सुंदरता। बट ब्यूटी पासेस, ब्यूटी वैनिसेस एंड ब्यूटी पासेस, ये वो बता रहे हैं, ब्यूटी वैनिसेस, ये सुंदरता खत्म हो जाती है, ये सुंदरता चली जाती है। हाउएवर, जैसे भी हो, रेयर रेयर, बहुत ही दुर्लभ है, असंभव सा है, इट भी, ऐसा रह पाना, खत्म हो ही जाएगी ये सुंदरता। तो ए दुनिया वालों, ए दुनिया की वो तमाम नारियां, मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूं ना कि देखो ना यहां इस कब्र में, यहां इस कब्र में, ये यहां इस कब्र की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं देखो यहां जो इसमें दबी है ना, ये अति खूबसूरत सुंदर सी नारी थी, वो आज नहीं है। उसे अपनी सुंदरता पे बड़ा घमंड था, लेकिन
वो आज देखो वो सुंदर रही नहीं, क्योंकि वो दुनिया में ही नहीं रही, वो तो मुझे छोड़ करके चली गई। तो कभी अपनी सुंदरता पे ना इतराना, यहाँ दबी है यहाँ गड़ी है अति खूबसूरत सुंदर सी नारी। वो विचरण करने वाली नारी थी, जिद्दी थी। ठीक है, नेक्स्ट वो पॉइंट कहते हैं कि ये सुंदरता तो चली ही जाती है, सुंदरता तो खत्म हो ही जाती है। ठीक ना, ये सुंदरता एक ना एक दिन चली जाती है, एक ना एक दिन खत्म हो जाती है। बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस, ये सुंदरता खत्म हो जाती है, ये सुंदरता चली जाती है। However, जैसे भी हो, रेयर रेयर, असंभव सा है, दुर्लभ सा है, इट बी, इसका ऐसे रह पाना, ऐसे सुंदर कोई हर दिन नहीं रह सकती। मन से सुंदर हो जाओ। बट यहां जो दबी है अति खूबसूरत सुंदर सी नारी, मेरी जीवन संगनी मुझे छोड़कर चली गई, तो उसी की याद में उसके कब्र पर जा करके उसके एपिटैफ के सामने ये पोएट रो रहे हैं। अब देखिए, ये आपके वाल्टर डेलामेयर के कुछ ओल्ड पोजीशन के ये आप उसका पिक देख रहे हैं। और ये भी क्या कहते हैं नेक्स्ट लाइन में, वो समझिए। वो कहते हैं, तू तो मुझे छोड़ करके अकेले चली गई इस दुनिया से, बट अब मैं भी नहीं जी पाऊंगा, मुझे भी नहीं रहना इस दुनिया में। अभी तो मैं जिंदा हूं, तो तेरे इस कब्र पर आकर के तुम्हें याद करता हूं, लेकिन मैं भी तो एक दिन मर जाऊंगा ना। तो अभी तो मैं जिंदा हूं तो तुम्हें आकर के याद करता हूं, लेकिन जरा ये बताओ, एंड व्हेन आई क्रम्बल, और अगर यदि आई क्रम्बल, मैं मर जाऊंगा, ए एल्फ्रेडा जरा ये मुझे बता दो, एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, तो याद करेगा कौन। अब दुनिया वाले से कह रहे हैं कि ए दुनिया वालों जरा मेरी व्यथा सुनो, यहां जो गड़ी है, यहां जो दबी है अति खूबसूरत सुंदर सी नारी, मेरी जीवन संगनी यहां दबी है, मैं उसके बगैर तन्हा तन्हा सा महसूस कर रहा हूं, लेकिन मेरी भी उम्र अभी ऐसी हो गई है कि मुझे भी एक दिन मर जाना है। बट मैं तो अभी जिंदा हूं, तो इसके कब्र पर कई बार आ करके इसे याद करता हूं। बट ऐसा भी होगा ना कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, कि जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, तो कौन याद करेगा दिस लेडी, यहां जो दबी है यहां गड़ी है, इस लेडी को कौन याद करेगा ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश में जो ये दबी है यहां गड़ी है अति खूबसूरत सुंदर सी नारी, मेरे मरने के बाद इसको कौन याद करेगा, कोई याद नहीं करेगा। तो जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो तुम्हें याद कर रहा हूं, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो कौन तुम्हें याद करेगा। इसीलिए पोएट लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जब तक इंसान जिंदा होता है उसे अपने आप पर घमंड होता है, लेकिन ये जिंदगी ही हर किसी के साथ में नहीं रह पाती, तो फिर ये घमंड किस काम का। लोगों को अपनी सुंदरता पर नहीं इतराना चाहिए, जैसे कि ये एल्फ्रेडा इंगपेन किया करती थी, अपनी सुंदरता पे बड़ा नाज था, बट ये भी एक दिन इस दुनिया से चली गई, ये भी बूढ़ी हो गई थी। वो कभी जिंदा थी, आज ये कब्र में दबी है, तो स्मृति ही लोगों को याद रहती है। अच्छा कर्म करो ताकि दुनिया तुम्हें याद रखे। तो अपने बदन से सुंदर ना, अपने मन से सुंदर होना चाहिए दुनिया के लोगों को। पोएट ऑल टुगेदर यही बताना चाह रहे हैं। और अंत में यह भी बता देते हैं कि जब मैं भी मर जाऊंगा, अभी जिंदा हूं तो इस कब्र पर आता हूं, इसकी याद में मैं रो लेता हूं, बट जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, तो कौन याद करेगा दिस लेडी, इस औरत को ऑफ द वेस्ट, इस पश्चिमी देश में जो ये अति खूबसूरत सुंदर सी नारी, जो कभी इस कब्र में गड़ी, कभी इस कब्र में नहीं थी, कभी जिंदा थी, आज इस कब्र में गड़ी है, तो फिर मेरे मरने के बाद कौन याद करेगा। शायद ये दुनिया वाले भुला देंगे, कोई तुम्हें याद नहीं करेंगे। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें याद कर रहा हूं। तो आई एम श्योर कि आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को इन डिटेल समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब इसी के साथ मैं आपके इस पोएम का एक्सप्लेनेशन द एंड कर रहा हूं, और नेक्स्ट डे फिर से मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आऊंगा। और अगर आप हमारे चैनल को जहां से भी देख रहे हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर का इन डिटेल्स लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। जो स्टूडेंट 12th के हैं उसके लिए आई एम श्योर कि ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन उसे समझ में आएगी। तो चलिए मैं अब अपनी इस पढ़ाई को यहाँ द एंड कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ आऊँगा और इन डिटेल्स आपको बताऊँगा। ओके, थैंक यू।